हाय गाइस एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट अ मदर जो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कथा की कहानी ऐसी है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट द शो, मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन पे अगर कोई सच में अंडररेटेड है तो वो यही है। अदिति में जो पोटेंशियल है, स्पेशली जब आप बात करते हो इमोशनल सीन्स के, उनके उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो इमोशंस को सिर्फ परफॉर्म नहीं करती, आपको फील कराएगी। चाहे आप किसी भी शो की बात करो, उन्होंने 3 शोज किए हैं, गंगा, सिलसिला और फिर ये वाला शो कथा। तीनों ही शोज में देखो उनके जो कैरेक्टर्स रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग है एंड आई जस्ट फील दैट शी ट्रूली डिजर्व सो मच मोर अप्रिसिएशन फॉर द काइंड ऑफ एक्टर शी इज। एंड उन्हें इस शो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था इंडियन टेलीविजन अवार्ड में। एनीवे तो ये जो शो है वो टर्की सीरीज 1001 नाइट का हिंदी अडेप्टेशन है, तो जो खुद अरेबियन नाइट से इंस्पायर्ड है। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है कथा सिंह से, जो एक सिंगल मदर है और उसकी पूरी दुनिया उसके बेटे आरव के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। और आरव को ब्लड कैंसर है। तो कथा सिर्फ एक मदर नहीं है बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन भी है और वो अपने काम की रिस्पेक्ट करती है काफी ज्यादा। एंड शी इज वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर उसने किसी काम की एक वैल्यू रखी है तो सिर्फ वो सामने वाले को खुश करने के लिए वो अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करती। अब वो बहुत सारे जॉब्स करती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जॉब करती है, लेकिन अब उसे अर्थकॉन प्राइवेट लिमिटेड में एक जॉब मिलती है जो कि वियान और उसका बेस्ट फ्रेंड एहसन कंपनी रन करते हैं। एंड शुरू में ऑब्वियसली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे कथा अपने काम से सबको इम्प्रेस कर देती है। फिर कथा को पता चलता है कि आरव के लिए डोनर मिल चुका है और ये सुनते ही उसके लिए एक होप आ जाती है कि एटलीस्ट आरव जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे बताता है कि सर्जरी और ट्रीटमेंट का टोटल एक्सपेंस 1.5 करोड़ है तो वो घबरा जाती है। अब तक कथा अपनी सारी सेविंग्स और जितनी भी जहां से भी वो पैसे जमा कर सकती थी उसने अब तक सिर्फ 40 लाख रुपए जमा किए थे। अब वो एक पल के लिए इसीलिए घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा ठीक हो सकता है, इनफैक्ट अभी ठीक हो सकता है, उसका इलाज अभी हो सकता है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। और डॉक्टर सिर्फ उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है, मतलब सिर्फ 1 हफ्ते उसके पास टाइम है और 1 करोड़ रुपए उसे जमा करना है। ऊपर से जो उसके इन लॉज होते हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आदित्य जो है कथा का जो हस्बैंड है उसने अपनी फैमिली की मर्जी के अगेंस्ट उससे शादी की थी और अब आदित्य भी इस दुनिया में नहीं है, तो नेचुरली कथा के पास कोई भी नहीं है उसका सपोर्ट करने के लिए, जो उसको सपोर्ट करे, जिससे वो मदद मांग सके। एंड देन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उसे अपने बॉस वियान के साथ रात बितानी पड़ती है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पॉइंट तक वो पहुंची कैसे और विवान ने ऐसा क्यों किया। तो पहले कथा की बात करते हैं। जब कथा को बैंक से हेल्प नहीं मिली, कैलाश जो उसके फादर इन लॉ है वो भी मदद करने से मना कर देते हैं, जिनके पास वो 2 बार जाती है और वहां पे भी उसके जो फादर इन लॉ है वो कहते हैं कि तुम भी अपने बेटे के साथ मर जाओ पर दोबारा यहाँ पे मत आना। इसके बाद वो अर्थकॉन कंपनी से हेल्प लेने की सोचती है, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम होती है कि जब उसने अर्थकॉन ज्वाइन किया था तब उसने झूठ बोला था कि वो सिंगल है, क्योंकि कंपनी का एक अजीब सा रूल होता है जहाँ पे एम्प्लॉय सिंगल होना चाहिए और किसी भी एम्प्लॉय की कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए ताकि उसका पूरा ध्यान उसके प्रोफेशनल काम पे रहे। और तब कथा ने ये जॉब पाने के लिए झूठ बोला था ताकि उसे ये जॉब मिल जाए, लेकिन कंपनी का जो हेड है वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि सबसे पहले तो वो कंपनी के लिए नहीं है और दूसरा ये कि वो परमानेंट नहीं है, इसलिए इतना बड़ा अमाउंट उसे इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। और यहाँ पे वो सच बताने का भी रिस्क नहीं लेती क्योंकि अगर उसने वो सच बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई, तो कहीं उसकी जॉब भी ना चली जाए। तभी इसके बाद यहाँ पे वियान की राइवल कंपनी होती है पिरामिड ग्लोबल, जिनको पता चलता है कि कथा को 1 करोड़ की जरूरत है और वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो कथा के सामने 1 करोड़ का चेक रखता है और उसके बदले उससे अर्थकॉन के जो दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट का जो डिजाइन होता है वो लीक करने के लिए कहता है, लेकिन कथा सीधा मना कर देती है। उसके सामने वो 1 करोड़ का चेक रखा होता है, फिर भी वो वहां पे मना करके चली जाती है। अब वियान जो है वो आगे जाके कंपनी में कथा की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे परमानेंट एम्प्लॉय बना देता है और उसी टाइम पे उसे कॉल आता है कि आरव की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है तो उसका इलाज अभी करना होगा। और उसे जब अभी तक हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी तब उसकी फ्रेंड रीवा उसे बोलती है कि अब तो वो कंपनी में परमानेंट हो गई है तो अब वो लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जब वियान के पास वो जाती है और कहती है कि उसे लोन चाहिए तो वियान कहता है कि जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें परमानेंट कर दिया तो तुम इसका फायदा उठाकर ये सोचने लगी कि मैं तुम्हें इतना बड़ा अमाउंट दे दूंगा, क्या तुम परमानेंट होने का वेट कर रही थी। ये बात सुन के कथा वहां से चली जाती है, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि वो अमाउंट देने के लिए रेडी है, बस उसे उसके साथ एक रात बितानी होगी। ये सुनते ही कथा उस पर बुरी तरीके से भड़क जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब बात करें वियान की, तो वियान रघुवंशी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, लेकिन बचपन के एक ट्रॉमा ने उसकी सोच ही बदल दी है। उसके फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया था किसी दूसरी औरत के लिए, तो ये अब अपनी माँ तेजी को छोड़कर बाकी सारी लड़कियों से नफरत करता है। उसे लगता है कि लड़कियां तब तक प्यार करती है जब तक तुम उस पर पैसे खर्चोगे, और जिस दिन पैसा खत्म हो गया उस दिन उसका प्यार भी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो कथा को टेस्ट कर रहा था और कथा का गुस्सा देख के उसे लगता है कि वो बाकी लड़कियों से काफी अलग है, लेकिन वो दोबारा वियान के पास वापस आती है और उसकी कंडीशन मान लेती है और वियान की जो सोच थी, अभी जो कथा को लेके जो उसकी सोच बनी हुई थी, वो दोबारा से अलग हो जाती है।
अब रात को कथा उसके बताए हुए होटल रूम तक पहुंचती है और वो लिटरली कांप रही होती है और उसी वक्त उसके फादर इन लॉ का भी कॉल आता है जो उसको उठा लेना चाहिए था क्योंकि कैलाश उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो उन कॉल्स को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि यही एक लास्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू वो अपने बच्चे को बचा सकती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसकी मजबूरी साफ दिख रही थी। एक तरफ वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और दूसरी तरफ उसका जो जमीर है वो इस बात की परमिशन देता ही नहीं है। और व्यान ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कथा वहां तक पहुंच जाएगी। अब जिन लोगों को लगता है कि एटलीस्ट कथा को अपनी मजबूरी बता देनी चाहिए थी, तो लेट मी टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कथा प्रोफेशनली अपने बॉस के पास लोन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए जाती है ऑफिस में, जो कि किसी भी रीजन के लिए हो सकता था। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो मदर है, मैरिड है या सिंगल है। और व्यान यहाँ पे प्रोफेशनली बिहेव करते हुए या तो वो हाँ बोलता या तो वो ना बोलता या फिर वो रीजन पूछ सकता था। अगर वो रीजन पूछता तो शायद वो बता देती, लेकिन उसने सबसे पहले क्या चूज किया, उसने एक कंडीशन रख दी। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कथा ने अपनी मजबूरी क्यों नहीं बताई या फिर व्यान ने रीजन क्यों नहीं पूछा। पॉइंट ये है कि व्यान के पास चॉइसेस होते हुए भी उसने सबसे पहले क्या पूछा। और जब कोई भी पर्सन, जब आप प्रोफेशनली किसी से बात करने के लिए जाते हो, लोन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन रख दे। और सबसे पहले व्यान को ये राइट किसने दिया कि अपने एम्प्लॉय को ऐसे टेस्ट करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पावर है और मनी है। लेकिन कोई पर्सन अगर सिंगल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फैमिली नहीं होगी, उसकी कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उस वक्त कथा को व्यान से उस राइवल कंपनी के ओनर से भी ज्यादा नफरत हो गई होगी, क्योंकि वो जो अनिरुद्ध था वो सिर्फ उसकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी खरीदना चाहता था। लेकिन व्यान ने तो यहाँ अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी। और अगर मान भी ले कि व्यान सिर्फ कथा को टेस्ट कर रहा था, तो जब कथा होटल रूम तक गई थी तब भी उसके पास चॉइस थी कि वो कह सकता था आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू, या फिर वो गुस्से में उसकी इंसल्ट ही कर सकता था, या फिर बिना किसी कंडीशन के उसे पैसे देके उसे वापस भेज देता अगर वो सही होता तो। क्योंकि कथा जब इस कंडीशन को मानती है तब इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और अगर मान भी ले कि कथा गोल्ड डिगर है भी, तो किसी पर्सन का जेंटलमैन होना उसकी अपनी सोच और वैल्यू से डिसाइड होती है, ना कि सामने वाले के बिहेवियर से। सो किया उसने वही जिसकी उसने कंडीशन रखी थी। और कथा को उससे कोई उम्मीद थी भी नहीं कि व्यान उसे जाने के लिए कह देगा, क्योंकि ऑफिस में व्यान की शर्त जानकर वो जान चुकी थी कि वो किस तरीके का इंसान है। और इसके बाद व्यान कितना भी रिग्रेट करेगा, उसके पास्ट या उसका ट्रॉमा उसके बिहेवियर का जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं हो सकता। अब आरव के ट्रीटमेंट के बाद उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगती है और कथा भी पहले की तरह नॉर्मल ऑफिस जाती है, अपना काम करती है और उसकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं होता। और ये नोटिस करता है व्यान। उसे लगता है कि उसकी लाइफस्टाइल में अगर कोई चेंज नहीं है तो उसने फिर उस 1 करोड़ का किया क्या। फिर कथा व्यान को 83,000 रुपीज वापस कर देती है जो व्यान ने उसे एक्स्ट्रा दे दिए थे। उसने व्यान से एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट लिया जितना आरव के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी था। उसके बाद व्यान को पता चलता है कि पिरामिड से भी कथा को 1 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन उसने 1 करोड़ की जगह अर्थकॉन को इंपॉर्टेंस दी। अब व्यान के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि अगर उसे पिरामिड से 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे तो उसने उससे क्यों मांगा। और ये सवाल अब बार बार वो कथा से पूछता रहता है, लेकिन कथा के मन में अब भी उस रात का डर होता है, इसलिए वो उसको याद नहीं करना चाहती। लेकिन व्यान बार बार उसको उसी रात की याद दिलाता रहता है। अब उसे झूठ बोलकर मीटिंग के बहाने दुबई ले जाता है, जहाँ पे उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी वो उसे 2 करोड़ का ऑफर देता है और एक और रात की बात करता है। लेकिन इस बार वो कहता है कि वो सिर्फ बात करना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि उसने 1 करोड़ का किया क्या, जो कि पहले भी वो एटलीस्ट एक बार जानने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अगेन व्यान यहाँ भी वही चीज करता है। कथा जब उसके सवालों का जवाब नहीं देती तो उसे लगता है कि वो दोबारा उसे डबल पैसे ऑफर करेगा और वो दोबारा उसके पैसे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन वो उसकी इंसल्ट कर देती है और वहां से चली जाती है। देन कथा के अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं और उसकी सास पहले से उसके लिए सपोर्टिव थी, इसीलिए वो कथा को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है। वहां पे कथा की सास कथा को व्यान की माँ से इंट्रोड्यूस करवाती है। व्यान की जो माँ है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है कि कथा ने कैसे अकेले खुद को और अपने बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाला, और घर जाके वो ये बात व्यान से शेयर करती है। तब जाके व्यान को पता चलता है कि कथा एक माँ है जिसके बच्चे को कैंसर था। उसने जो पैसे दिए थे कथा को वो सीधे हॉस्पिटल में गए हैं और एक बच्चे की जान बचाने के लिए यूज हुए हैं। तब वो कथा से माफी मांगता है और तब कथा उसे एक लाइन कहती है कि अगर वो माँ नहीं होती, अगर वो सिंगल होती, उसे पैसे अपने लिए चाहिए होते, तो क्या तब भी तुम मुझे इसी नजर से देखते? क्या सिर्फ एक माँ की इज्जत होती है, बाकी सब लड़कियां तुम्हारे लिए बिका हुआ है? इस सवाल के बाद उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है जो भी उसने किया है वो उसने अपनी मर्जी से किया था। उसके पास उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता। और यहाँ कथा बिल्कुल सही थी। आप ये देखो कि व्यान को लगता है कि जस्ट बिकॉज कथा एक माँ है तो उसके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका एक रिश्ता है किसी बच्चे के साथ तो वो सॉरी बोलता है। लेकिन अगर वो सिंगल होती, किसी की माँ नहीं होती और उसे पैसे अपनी फैमिली के लिए चाहिए होते या फिर खुद के लिए भी चाहिए होते, तो वो खुद को कैसे जस्टिफाई करता? फिर तब उसके लिए उसके बारे में ऐसा सोचना ठीक होता। यहाँ पे उसके लिए इतना काफी नहीं था कि सबसे पहले वो एक औरत है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है, ऊपर से वो उसकी एम्प्लॉय भी है जो उसकी कंपनी में ही काम करती है। अब कुछ
लोग कहते हैं कि हाँ वियान ने कंडीशन तो रखी थी, लेकिन उसने फोर्स थोड़ी ना किया था। कथा मना कर सकती थी, बिल्कुल मना कर सकती थी, और सबसे पहले उसने मना ही किया था। उसने पहले वियान की कंडीशन को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था और अपनी जॉब भी छोड़ने वाली थी। लेकिन उसी वक्त उसे डॉक्टर का कॉल आता है कि आरव का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करना होगा। इनफैक्ट जब कैलाश ने कथा की हेल्प करने से मना कर दिया था, तो वो आरव की जान बचाने के लिए खुद की भी जान लेने की सोचती है, ताकि उसके लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा उससे आरव की जान बचाई जा सकती है। लेकिन उसे फिर पता चलता है कि अगर डेथ एक्सीडेंट नहीं लगा तो फिर पैसे उसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो रिस्क नहीं लेती। उसके बाद जाके उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, और उस समय उसे सिर्फ अपने बेटे की जान इंपॉर्टेंट लगती है, इसीलिए वो मजबूरी में वियान की कंडीशन मान लेती है। इसके बाद कथा जो है वो अर्थकॉन से रिजाइन लेना चाहती है, लेकिन वियान उसे रिक्वेस्ट करता है कि कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। साथ ही वो कंपनी के उन अनफेयर पॉलिसीज को भी चेंज करना शुरू कर देता है जो मैरिड वुमेन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट था। और जब एहसन ये देखता है तो वो खुद सरप्राइज हो जाता है। जो इंसान पहले औरतों से नफरत करता था, वही अब औरतों के लिए कंपनी की पॉलिसीज चेंज करता है। और कथा कहीं ना कहीं समझ जाती है कि वियान ये सब अपनी गिल्ट की वजह से कर रहा है। एंड फिर कथा अर्थकॉन दोबारा ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट में उसकी जरूरत थी। और फिर यहाँ से वियान की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे कथा का इन्वॉल्वमेंट उसकी फैमिली मैटर में होता है। वियान के पेरेंट्स के बारे में पता चलता है, तो अब कथा को वियान की एक अलग साइड देखने को मिलती है। वियान काफी केयरिंग है, काइंड है, और बिना किसी सेल्फिश मोटिव के वो लोगों की हेल्प करता है। और जो उसने कथा के साथ किया है उसका भी वो गिल्ट लेके चल रहा होता है। लेकिन कथा के अंदर की जो नफरत होती है वो अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। जैसे कि वियान की एक बार एक एक्स एम्प्लॉय होती है जो उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाती है। उस टाइम कथा को दोबारा से अपना पास्ट जो है वो याद आ जाता है, लेकिन फिर बाद में कथा ही होती है जो वियान की इनोसेंस को प्रूव करती है। इसके बाद जब वियान कथा की फ्रेंड नीरजा की हेल्प करता है, तब जाके कथा भी ये बात डिनाई नहीं कर पाती कि वियान सच में एक अच्छा इंसान है। फिर धीरे धीरे वियान को कथा से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे काफी डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। और इन दोनों की बॉन्ड से पहले कथा के बेटे आरव की दोस्ती वियान से हो जाती है, और दोनों को ही एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता होता। आरव के लिए वियान सिर्फ उसका रॉबिन है, और जब तक कथा को इन दोनों के बारे में पता चलता है तब तक इन दोनों का बॉन्ड काफी गहरा हो जाता है। और टाइम के साथ कथा और वियान के बीच भी काफी कॉन्वर्सेशन होती है, और दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, जर्नी को शेयर करते हैं, और काफी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट डेवलप होने के बाद शो में इनकी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। अब आगे शो में दिखाया जाता है कि वियान अपनी ऑफिस में वानिया नाम की एक लड़की को हायर करता है, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर होती है। तब कथा वियान को बताती है कि उसके फादर को तेजी से डिवोर्स चाहिए था। दोनों के बीच में काफी फाइट्स होती थी, और विराज उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तेजी डिवोर्स देना नहीं चाहती थी, इसीलिए विराज ने सीमा से शादी कर ली। और वानिया जो है वो सीमा और विराज की बेटी होती है। बाद में जाके वियान जो है वो वानिया और उसकी माँ को एक्सेप्ट कर लेता है, और वियान का ये बदला हुआ रूप देख के कथा उससे और ज्यादा अटैच हो जाती है। फिर जब दोनों एक दूसरे की लाइफ की पूरी स्टोरी जानते हैं, तब ये दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बता देते हैं। और जब कथा को पता चलता है कि आरव का जो रॉबिन है वो वियान है, तो ये बात वो वियान को बताती है, और उसके लिए चीजें काफी इजी हो जाती है। उसे लगता है कि अब आरव जो है वो उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वियान की माँ तेजी और कथा के जो फादर इन लॉ कैलाश है, वो दोनों ही नहीं चाहते कि इन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। लेकिन कैलाश तो एक टाइम के बाद हाँ कर देता है, लेकिन तेजी नहीं मानती, और वो अपनी बहन माया के साथ मिलकर कथा और वियान के रिश्ते को एक्सेप्ट करने का प्रिटेंड करती है। और फिर इन दोनों के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है कि कथा ने जॉब कब ज्वाइन की थी, आरव का इलाज कब हुआ, और उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जिसके बाद माया को वियान के फोन में कथा को भेजा हुआ वो मैसेज मिलता है, जहाँ पे उसने होटल का वो एड्रेस भेजा था। उसके बाद वो होटल के एड्रेस तक पहुंचती है, जहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज देखती है कि कथा जो है वो होटल के अंदर जाती है। उसके बाद वो पैसे लेकर वापस आती है, और वो वही दिन था जिस दिन आरव का इलाज हुआ था। अब माया जो है वो कथा और वियान दोनों को एक्सपोज करना चाहती है, और शादी वाले दिन वो क्या करती है कि युवराज की वाइफ रीत को वो सीसीटीवी फुटेज दे देती है, और रीत जो है वो वीडियो युवराज को दिखा देती है। एंड युवराज जो है वो कथा का देवर है, लेकिन उसे अपनी बहन की तरह मानता है। और जब वो ये वीडियो देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो मंडप पे वियान को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब माया जो है वो कथा को ब्लैकमेल करती है कि अगर वो वियान की लाइफ से दूर नहीं हुई तो आरव को भी ये सच्चाई बता देगी। अब वो इस बात से डर जाती है कि कहीं वियान की इमेज आरव के माइंड में खराब ना हो जाए, इसीलिए वो आरव को लेकर वियान से अलग होने का डिसाइड करती है। उसके बाद रीत जो है वो कैलाश को भी वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है। तब फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी कथा की हेल्प ना करके, क्योंकि सबसे पहले तो कथा उसी के पास गई थी, तब जाके मजबूरन उसे वियान की कंडीशन माननी पड़ी थी। तो वियान से पहले तो कैलाश की गलती है। अब वियान जो है वो अपनी गलती खुद वहां पे एक्सेप्ट करता है, और आरव ये सब सुन लेता है। आरव को सिर्फ इतना पता होता है कि वियान ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी माँ कथा हर्ट है, इसलिए वो वियान से नफरत करने लगता है। इसके बाद कैलाश जो है वियान पे गन पॉइंट करता है, और उस गन को छीनते वक्त वियान और युवराज के हाथ से गोली कैलाश को लग जाती है, और कथा वियान को उसकी लाइफ से दूर जाने के लिए कहती है, और वियान उसके बाद जेल चला जाता है। एंड अदनान की कास्टिंग वियान के लिए बहुत ही परफेक्ट हुई थी।
स्टार्टिंग में एरोगेंट बॉस, फिर गिल्ट, फिर इमोशनल सीन्स और फिर बाद में उसका सॉफ्ट साइड देखने को मिलता है। मतलब एक ही कैरेक्टर के इतने अलग अलग शेड्स होते हैं। सो ही वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर द रोल। शो में अब 8 महीने का लीप आता है जहाँ पे कथा अब एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है और आरव के अंदर एंगर इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से उसकी थेरेपी चल रही होती है। और इसी टाइम पे कथा की सगाई डॉक्टर राघव से होती है जो कि आरव का थेरेपिस्ट होता है। दूसरी तरफ जेल से बाहर आने के बाद वियान जो है वो कथा के लिए शायरी की एक किताब लिखता है जिसका नाम होता है कथा अनकही। एंड ये किताब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। फिर डॉक्टर राघव और वियान बिना एक दूसरे को जाने उनकी दोस्ती हो जाती है। वियान एक बार फिर कथा को ढूंढने लगता है और अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कथा आरव की वजह से उससे मिलना नहीं चाहती। बाद में वियान को पता चलता है कि राघव जो है वो कथा का फियांसे है। फिर भी वियान को लगता है कि एक ना एक दिन कथा उसकी लाइफ में जरूर आएगी और वियान आरव से मिलने की भी कोशिश करता है, लेकिन आरव के दिल में अब भी उसके लिए काफी ज्यादा नफरत होती है। और कथा आरव की नफरत देख के वियान से कहती है कि वो उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसके बाद वियान फैसला करता है कि वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए पेरिस चला जाएगा। अनजाने से पहले वो आरव के लिए एक लेटर छोड़ के जाता है जिसमें वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन आरव और एहसन दोनों वियान और कथा को फिर से मिलाने की प्लानिंग करते हैं। राघव पहले आरव को समझाता है और उसका गुस्सा कम करने की कोशिश करता है। देन आरव वियान को एक्सेप्ट कर लेता है और कथा और वियान एक बार फिर से एक हो जाते हैं और इसी हैप्पी नोट के साथ शो की एंडिंग हो जाती है। शो में इनकी हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। बहुत सारे लोग जो है वो उससे सेटिस्फाइड है, इसलिए नहीं कि वियान ने जो किया वो सही था, बल्कि इसलिए क्योंकि जब उसे कथा की रियलिटी, उसकी सिचुएशन का उसे पता चलता है तो वो गिल्ट में पूरी तरीके से टूट जाता है। अब वियान ने कभी भी अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं किया। उसने एक्सेप्ट किया कि जो उसने किया था वो माफी के लायक नहीं है और वो जेन्युइनली चेंज हुआ बिना ये सोचे कि कथा उसे माफ करेगी भी या नहीं। एंड आई डोंट थिंक किसी पर्सन को उसकी गलती के लिए कभी माफी मिल ही नहीं सकती। कोई भी इंसान जो है अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी लेते हुए भी खुद को चेंज करने का चांस डिजर्व कर सकता है, लेकिन अगेन हर सिचुएशन में माफी एक जैसी नहीं होती। कथा के लिए शी हैड टू किल अ पार्ट ऑफ हर ओन डिग्निटी टू कीप हर चाइल्ड अलाइव। इवन दो जो उसने किया शी डिड इट आउट ऑफ प्योर लव फॉर हर चाइल्ड। लेकिन कथा के लिए बात सिर्फ उस रात की नहीं थी। आरव हमेशा उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है और उसका कैंसर उसकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। इसीलिए जब भी वो उस फेज को याद करेगी वो रात भी उसके साथ कहीं ना कहीं याद आएगी। जैसे कि शादी के टाइम पे जब माया सीसीटीवी फुटेज लेके आती है, उस वक्त भी कथा के लिए उस रात को याद करना दोबारा उतना ही पेनफुल था। नो मैटर कि आज वो उसी इंसान से कितना ज्यादा प्यार करती है। और तब यहाँ पे कथा ऐसा नहीं बोल सकती कि कोई बात नहीं होता है। यहाँ पे कोई बात वाली बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा जब ही होता है जब इंसान का इंटेंशन गलत हो, तो उसे इरेज तो वो अपने माइंड से कभी भी नहीं कर सकती। और वियान यहाँ पे गलत था, सही था, या फिर उसे माफी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि अगर वो सच में एक अच्छा इंसान था तो उसने अपनी सजा जो है खुद ही बना ली थी। क्योंकि वियान को यहाँ पे सबसे बड़ा सबक जो मिला था वो ये मिला था कि अगर वो किसी की मदद करने में समर्थ था तो वो बिना उसके पीछे का रीजन जाने या बिना उसकी डिग्निटी को हर्ट किए भी उसकी हेल्प कर सकता था। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला इंसान किस फेज से गुजर रहा है और तुम्हारी चीप कंडीशन को पूरा करने के चक्कर में वो इंसान किस हद तक जाने को मजबूर हो सकता है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि उस वक्त वो क्या कर सकता था और उसने क्या किया। और रिग्रेट और गिल्ट के अलावा कुछ बचता भी नहीं है, जो किसी लीगल पनिशमेंट या किसी भी माफी से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जब आपको पता हो कि आपकी गलती जो आपने की है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती और आप खुद भी खुद को माफ नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट पे तुम खुद से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाते हो। इसीलिए कुछ चीजें कभी इरेज नहीं हो सकती। तुम बदल सकते हो, तुम रिग्रेट कर सकते हो, लेकिन जो हो चुका है वो तो हमेशा पास्ट का हिस्सा रहेगा ही। अब जो लोग इस शो को रिडेम्पशन लव स्टोरी की तरह देखते हैं, उन्हें लगता है कि जब वियान बदल चुका है, उसने अपनी गलती मान ली है और कथा को भी उससे प्यार हो गया है, तो उनका मिलना सही था। लेकिन जो लोग इसे कथा की साइड से देखते हैं, उन्हें लगता है कि कथा के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना सबसे ज्यादा सही होता। क्योंकि वियान ने इतनी बड़ी मॉरल बाउंड्रीज क्रॉस की है, तो जरूरी नहीं था कि उसे कथा की लाइफ का पार्टनर ही बना दिया जाए। उसका गिल्ट और उसका चेंज होना उसकी अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी था। और यहाँ अगर कथा उसे माफ कर देती और अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ भी जाती, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई ग्रज होल्ड कर रही है, बल्कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। इसीलिए ये शो एक ऐसी फिक्शनल स्टोरी है जहाँ पे किसी एक आंसर सही या गलत नहीं है, और इसीलिए ये शो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो इस कहानी को किस नजरिए से देखते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस शो को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो। आपको क्या लगता है कि वियान और कथा को एक होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? लेट मी नो इन द कमेंट। मैं हसदा सी कल तक अज सब फेक लगे, दिल दे जख्म भी हुण मैनू गेम लगे। ट्रस्ट सी कीता
ਸਭ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ I walk alone in the rain, no umbrella for pain. Yaariyan di game ch I always took the blame. Shisha